हाय। 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 सॉरी मैं देख नहीं पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बट आई कैन हियर यू। दिस हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स. ओके। Usually I used to see people, but right now I'm not able to see you, but I'm able to listen to you. But once this whole thing completes, everybody's video will be there, so don't worry. ओके। I ओके। am trying to help Preeti as well. I don't know whether she has seen the request or not. Preeti, just give me a minute. या How are you, Neha? How's मैं everything? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। यहाँ तो बहुत ठंड है। हालांकि हाँ। आज कुछ दिन बाद धूप निकल गई है। यू तो आर इन देखते दिल्ली? या एनसीआर नोएडा में, पर अच्छा। दिल्ली एनसीआर सेम ही है। हम्म। हम्म। यहाँ तो गर्मी है और मैंने इस वक्त लाइट के वजह से पंखा भी बंद किया हुआ है। सो ओ आई एम स्वेटिंग। गॉड। हाँ, वहां तो मुंबई में शायद काफी गर्मी भी रहती है। हाँ, मतलब तो सुबह शाम अच्छा हो जाता है बट इन द डे टाइम इट्स अ लिटिल स्वेटी। आई अंडरस्टैंड। वहां तो अभी तो काफी ही धूप हो गई होगी उस लिहाज से। हाँ। ओके। सो आई थिंक प्रीति को थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम्म। तो मैं तब तक थोड़ा इंट्रोडक्शन आपका दे देते हैं। जस्ट मोमेंट। सो दोस्तों, हमारे साथ आज कपोड़िए पर है नेहा सिंह। और ट्राई करते हैं कि हम सभी अपने दोस्तों को बताएं और उनके साथ मिलें, क्योंकि आज जो बातचीत होने वाली है वो मजेदार बातचीत होने वाली है। तो अगर आप और आपके दोस्त हमारे साथ गपोड़िए पर नेहा से जुड़ेंगे तो आज की बातचीत में खूब मजा आने वाला है। तो तैयार हो जाइए और अपने दोस्तों को जल्दी से बुला लाइए। जस्ट मिनट। हेलो एवरीवन। हेलो पद्मजा। सभी को नमस्कार हमारी ओर से। अ, प्रीति का एक्चुअली रिक्वेस्ट बार बार आ रहा है, लेकिन मैं उसको ज्वाइन नहीं करवा पा रही हूँ। लग रहा है कुछ इश्यू रहेगा। तो शुरू करते हैं। जब तक प्रीति आती है पता चल जाएगा हमें। सो आज के हमारे विशेष लाइव सत्र में हम स्वागत कर रहे हैं एक बहुआयामी व्यक्तित्व का, जो कि है हमारी प्यारी नेहा सिंह। नेहा जी एक बच्चों की लेखिका हैं, थिएटर निर्माता हैं और महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। आप सभी उनका काम देखते ही रहे होंगे। उन्होंने बच्चों और युवा पाठकों के लिए अब तक 19 किताबें लिखी हैं। उनकी रचनाएं और कविताएं चकमक, साइकिल, प्लूटो जैसी प्रतिष्ठित बच्चों की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं और आप सभी पढ़ते भी रहे होंगे। और साल 2014 में नेहा जी ने वाई लॉइटर नाम का एक अभियान शुरू किया था, और जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थलों को पुनः प्राप्त करना है। और ये लगातार चलता ही रहा है। और साथ ही साथ जो थिएटर के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने महिलाओं, दलितों, बच्चों, अल्पसंख्यकों की अनसुनी और अनकही कहानियों को मंच पर लाने का माध्यम बनाया है थिएटर को। अब अगर बात करें तो वो दुनिया की 100 सबसे प्रतिभाशाली और प्रभावशाली महिलाओं में शामिल है। और 2022 में प्री प्रेस जनरल ऑफ इंडिया ने 40 एंजल्स ऑफ मुंबई में उनको स्थान दिया था। ये खास बात हमारी नेहा के लिए है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में द वेंसडे बाजार, बेला मिसेस हर ट्रेन, मूंगफली और आई नीड टू पी शामिल है। और आपको ये किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। उनकी सभी किताबें पढ़नी चाहिए, पर ये किताबें तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। और इसके अलावा उन्हें नीव चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2019 का अवार्ड और पिकॉक पीका बुक चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2018 के लिए नामांकित किया गया था। साथ ही साथ यूएसए में साउथ एशिया बुक अवार्ड से भी उन्हें काफी प्रशंसाएं मिली हैं। नेहा जी न केवल लेखिका है बल्कि एक अनुभवी थिएटर कलाकार हैं। उन्होंने 15 से अधिक पेशेवर थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनेता, नाटककार, निर्माता और निर्देशक के रूप में काम किया है। उनके बनाए हुए प्रमुख नाटकों में दोहरी जिंदगी और झलकारी शामिल है। इसके अलावा नेहा शास्त्रीय संगीत, फिल्म निर्माण और कलेरी कलारिया पट्टू जैसे पारंपरिक कला रूपों में भी
रुचि रखती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है नेहा आपका यहाँ पर हमारे साथ गपोड़िए पर। थैंक यू सो और मच। आज की चर्चा में हमने आपके परिचय में जो कहा वो शायद बहुत ही कहने को कहा गया है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आप कर चुकी हैं और कर रही हैं। तो ये एक खास बात जो है वो सबको बताई जानी चाहिए। और आपके साथी और जो आपको आपको बहुत प्यार करते हैं, हम सभी लगातार देख रहे हैं, आप नई नई कई कई सारी चीजें अपने पोस्ट पर डालती रहती हैं, सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हैं। तो खूब मजा आता है आपके पोस्ट देखकर और आपका अकाउंट देखकर। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने छोड़ दी हैं तो आप प्लीज शामिल करें। आ, मतलब आपने काफी कुछ कवर कर दिया है मोटे मोटे तौर पे। कहानियां, थिएटर, एक्टिविज्म, यही सब में मैं मतलब काम करती हूँ, इन्हीं सब चीजों में। और जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम राइटर हो या तुम एक्टर हो या तुम डायरेक्टर हो या तुम एक्टिविस्ट हो, क्या हो तुम? तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैं इनमें से शायद कुछ भी नहीं हूँ। बस मैं एक इंसान हूँ जिसको दुनिया में बहुत सारी चीजें अच्छी भी लगती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसा भी लगता है जो कि बदलनी चाहिए या अब बदलने का समय आ चुका है। और मुझे लगता है कि ये सारे जो फॉर्म्स हैं अलग अलग, कि मतलब कहानियां लिखना या नाटक करना या सड़कों पर रात को टहलना, या औरतों के साथ काम करना या बच्चों के साथ काम करना, ये सब उसी में शामिल है। और ये इनको मैं कुछ अलग अलग चीजें नहीं मानती हूँ। मैं बिल्कुल। ये मानती हूँ कि जो दुनिया मैं देखना चाहती हूँ, मैं बस उसके तरफ काम कर रही हूँ। जो कि सबसे और ज्यादा जरूरी भी हाँ, है कि हम आए हैं, हमारा एक सफर है और इस सफर में हम सबकी अपनी अपनी मुहिम है। और मुहिम क्या है, मतलब अपना अपना कुछ काम है और अपना अपनी कुछ दिल को भाने वाली बातें हैं। और जी जी शायद जी। आप उसी सफर पर हैं और ये एक खूबसूरत सफर है जिससे जुड़ने का मौका हमें भी मिल रहा है। तो हाँ शुक्रिया नेहा। हाँ, तो मैं बस उसमें वही ऐड करना चाह रही थी कि ये सारी चीजें शायद बहुत भारी साउंड करती हैं कि दुनिया को बदलना, देश को बदलना, लोगों को बदलना। अ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें जितना मजा आ सके, और किसी और को बदलने से पहले मैं खुद को बदलने की कोशिश करती हूँ। और हर वक्त जो हमारे बचपन से जो कंडीशनिंग्स होती हैं, जो हमें बताया जाता है कि भाई ऐसा ही होता है हम्म। और दुनिया ऐसे ही चलती है, मैं बस उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखती हूँ कि क्या ऐसे ही दुनिया होती है या किसी और तरीके से भी दुनिया हो सकती है। और क्यों नहीं, ऐसा हाँ एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं, ऐसा प्रयोग क्यों नहीं। बहुत जरूरी भी है क्योंकि अक्सर फॉलोअर हम बनना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि हमारी कंडीशनिंग एक खास तरह से होती है, तो कभी कभी मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि अचानक से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बताई गई हैं, हम वैसा ही करने लगते हैं और कुछ देर बाद एक रिफ्लेक्शन होता है कि क्या ऐसे किया जाना चाहिए था, क्या यही हम्म सही तरीका है, क्या और कोई हम्म तरीका नहीं हो सकता है। तो आप बिल्कुल हम्म, सही कह रही हैं कि ये प्रयोग करने बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी तरह से अपने जीवन को जिए। जी तो अब इसी के साथ, क्योंकि हमारे दोस्त आपके साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे आपके साथी और आपको प्यार करने वाले हमसे जुड़ रहे हैं लगातार, तो हम शुरू करना चाहेंगे आज की चर्चा से जो हमारी चल ही रही है। पर ये बहुत जरूरी है कि गपोड़ी पर ये जो थीम चल रहा है जिसमें हम साहित्य, बाल साहित्य, भाषा, शिक्षा और समाज, इस सब के इर्द गिर्द जो है काम करने वाले, जमीनी स्तर पर काम करने वाले कलाकारों को, व्यक्तित्वों को बुलाते हैं और उनसे उनकी बातचीत और उनकी जिंदगी के अनुभवों के बारे में पूछते हैं। तो सबसे जरूरी, क्योंकि हम बच्चों से भी बहुत जुड़े हुए रहते हैं, तो ये जरूरी है कि हम आपके बचपन को जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है और हम बहुत सारे रिसर्चेस में भी पढ़ते रहे हैं कि हमारा बचपन एक आयु वर्ग पे खत्म जरूर हो जाता है, हम्म, लेकिन उसमें किया हुआ और समझा हुआ और सीखा गया काम हमारे मरणोपरांत तक चलता ही रहता है। मतलब जी वो हमसे जी बचपन हमसे कहीं नहीं जाता, चाहे बचपन का की अवस्था जरूर चली जाती है। जी। तो हम उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, वो है आपके बचपन के बारे में जानना, और ये जानना कि आपको इस बचपन बचपन में किस तरह के साहित्य और कला ने प्रभावित किया, और आपको बचपन से ही लिखने की रुचि रही, या ये जो आप कह रही थी कि आप अलग अलग अनुभव करती रही, क्या ये बचपन से ही आया या इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। तो हम्म फ्लोर
जरूर। तो मेरे पापा आर्मी में थे, जी। तो जिसका मतलब है कि हमारा हर 2 साल में अलग अलग जगह पे ट्रांसफर होता था। तो नए दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल होता था ऐसे समय में, क्योंकि हर 2 साल में आपको नए दोस्त बनाने पड़ रहे हैं। पर जो एक दोस्त मुझे लगता है कि हमेशा मेरे साथ रहता था, वो थी किताबें। किताबें, कॉमिक्स, बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ती थी मैं। पर मैंने हमेशा, और ये उस समय नहीं रियलाइज किया, अब रियलाइज करती हूँ कि जितनी भी मैं किताबें, कॉमिक्स पढ़ती थी, एक तो वो सब अंग्रेजी में होती थी, और दूसरा कि वो सब, उनमें कोई भी इंडियन नहीं होते थे। राइट। वो सब बाहर की किताबें होती थी, अमेरिकन या फिर ब्रिटिश या फिर रशियन किताबें। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जो लोग लिखते हैं वो बाहर रहते हैं। मतलब वो फॉरेनर्स होते हैं जो लिखते हैं, और जो राइटर्स होते हैं या ऑथर्स होते हैं, क्योंकि उनका कभी भी हमको शक्ल नहीं दिखाई देती थी, या वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ भी नहीं पता होता था, सिर्फ नाम पता होता तो उनकी किताब होती थी। तो मुझे ऐसे बड़ा मिस्टीरियस से लगते थे वो, कि वो कहाँ रहते होंगे, किसी बड़े से बंगलों में रहते होंगे, कहीं ऊपर पहाड़ के ऊपर रहते होंगे। तो एक बहुत ही एक कनेक्शन भी था किताबों से, पर एक दूसरी तरह एक एलियनेशन भी था, कि ऐसा लगता था कि ये सब लोग बाहर के देशों में रहने वाले लोग हैं जो लिखते हैं, और हम नहीं लिख सकते शायद। पर जब मैं बड़ी हुई और मैंने बच्चों के साथ किताबों के जरिए स्टोरी टेलिंग करना शुरू किया, तब भी अधिकतर बाहर की ही किताबें होती थी। मैं आज से 15 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो जो अच्छी किताबें होती थी वो बाहर की ही होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सारे जो नाम हैं, जैसे जेम्स, डेविड, बेटी, मैलरी, ये वो, जी। और हमारे बच्चे तो उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, या वो नाश्ते में खा रहे हैं मार्मलेड और ब्रेड और इस टाइप की चीजें, तो कहीं पराठे, पूड़ी, जलेबी, पोहे का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल। या वो अगर घूमने जा रहे हैं तो वो कंट्री साइड जा रहे हैं, या वो रिवर में रोइंग करने जा रहे हैं, तो हम किस तरीके की उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कर पाए। तो जब लिखना शुरू किया तब यही था कि हमारी कहानियां, हमारे बच्चों के नाम, हमारे खाने, हमारे पहनावे, हमारा कल्चर उन कहानियों में हो। बिल्कुल। और दूसरी बात जो मैं अधिकतर देखती थी कि ज्यादातर जो किताबें होती थी उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता था हाँ। वो जरूर लड़का होता था। बिल्कुल सही Whether it कह is रही है। David Copperfield, whether it's Oliver Twist, whether it's Jungle Book का मोगली। तो मुझे लगता था कि क्या कहानियां सिर्फ लड़कों की जिंदगी में होती हैं, एडवेंचर वाली कहानियां, मिस्ट्री वाली कहानियां, और जो लड़कियां होती हैं वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स में रहती हैं। पर मैं तो अपनी जिंदगी की प्रोटैगनिस्ट हूं ना। बिल्कुल। तो और जितनी भी सारी लड़कियां हैं, जितनी औरतें हैं, वो तो अपनी जिंदगी की प्रोटैगनिस्ट हैं। तो कभी कहानियों में औरतें हैं या लड़कियां प्रोटैगनिस्ट क्यों नहीं हो सकती, और अगर होती भी हैं तो वो सिर्फ प्रिंसेस या फेरी, या कोई बड़ी खूबसूरत सी लंबे बालों वाली गोरी लड़की जिसको और कुछ करना नहीं आता जिंदगी में, और वो सिर्फ इंतजार करती है कि कोई लड़का या कोई प्रिंस आएगा और उसे बचा लेगा। इस टाइप की जो स्टोरीज होती थी प्रिंसेस वाली, तो उससे भी हमारी बहुत कंडीशनिंग हुई है कि हमें बस सुंदर दिखना है और इंतजार करना है किसी प्रिंस के आने बचाने का वाले बचाने का। के लिए। पर जैसे जैसे बड़ी होती गई तो पता चला कि कोई प्रिंस तो आ नहीं रहा है बचाने के लिए, तो खुद ही अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा कि तो फिर जो हमारी जो लड़कियां हैं उनको हम क्यों ये सिखाएं कि आपको सिर्फ लंबे बाल रखने हैं, सिर्फ स्नो वाइट की तरह आपकी वाइट स्किन होनी चाहिए, या सिंड्रेला की तरह आपको कोई एक फेरी गॉड मदर आके ड्रेस दे देगी और एक ग्लास के स्लीपर्स दे देगी, और कोई प्रिंस आके आपके पैर का नाप लेके आपसे शादी कर लेगा। तो ये सब कितनी बेहुदा बातें हैं, ये सब बिल्कुल जिंदगी बेहुदा। में काम आने वाली बातें हैं ही नहीं बिल्कुल भी, किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का चाहे हो। वो लड़का हो। लड़कों के ऊपर क्यों ये जिम्मेदारी है कि हाँ। उन्हें किसी को बचाना है, वो भी अपने आप को ही बचा लें, उतना ही काफी है। तो बिल्कुल। सबको अगर अपने आप को ही बचाना है तो फिर ऐसी कहानियां होनी चाहिए जिसमें लड़कियां भी एडवेंचर्स कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, दुनिया में घूम रही हैं, और उनके साथ अच्छी चीजें हो रही हैं, बुरी चीजें हो रही हैं, बट वो उसको हैंडल कर रही हैं। वो उसको एक इंटेलिजेंस, एक शार्पनेस, एक बहादुरी के साथ चीजों को हैंडल कर रही हैं।
तो मैंने ये तो ठान ही लिया था शुरुआत से ही कि भाई इतने सारे लोग हैं दुनिया में जिनको लगता है कि सिर्फ लड़कों की कहानियां होनी चाहिए, तो हम गिने चुने लोग हैं जिनको लगता है कि लड़कियां भी प्रोटैगनिस्ट हो सकती हैं कहानियों की। तो ये बात तो तय थी कि अगर मैं लिखूंगी तो उसमें तो हर किताब में लड़की ही प्रोटैगनिस्ट होगी। हालांकि इस वजह से मुझे पब्लिशर से सुनना भी पड़ा कि यार तुम हमेशा लड़कियों के बारे में क्यों लिखती हो, तो मैं कहती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए लिखती हूँ। तो मतलब एक तरफा से हर किसी को हक है ना अपनी तरह से जिंदगी को देखने का और समझने का। और उससे भी बड़ी बात है कि आ, मतलब यहाँ पर बहुत ही बेचारगी भी महसूस होती है मुझे अपने बेचारे लड़कों के लिए। मतलब लड़के बेचारे बिल्कुल नहीं हैं और ना ही लड़कियां बेचारी हैं, लेकिन जिस तरह की कहानियां और साहित्य गढ़ा गया कुछ ना कुछ करके, मतलब कभी ज्यादातर हिस्सों में लड़कियां बेचारगी में दिखी, जहां पर कभी कोई और आकर उन्हें बचा रहा है, कभी और कोई उन्हें एक सहायक और उनके अस्तित्व को हमेशा सार्थक बनाने के लिए सहयोग कर रहा है। और लड़कों को हमेशा एक ऐसे स्पॉट में रखा गया कि अरे तुम ही पर सारा भार है। हाँ बेचारे अपना भार उठा हाँ पाए या ना उठा पाए, लेकिन किसी और का भाव तो हमेशा भार हमेशा से उठाना जी। होगा। क्योंकि तो ये क्योंकि जो लिखने वाले लोग हैं वो भी तो पेट्रियार्की में ही पल बढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल 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 आप सही कह रही हैं। तो और पेट्रियार्की में जो रोल्स लड़कियों और लड़कों को दिए गए हैं जी वो कहानियां भी उसी तरह से हम गढ़ते हैं। हाँ। पर अब सवाल ये है कि अगर हम अब 2025 में आ चुके हैं तो कब तक हम उसी ढर्रे पर चलते रहें, और कहीं ना कहीं तो उस चीज को तोड़ना जरूरी है और सवाल करना खुद से ही कि अगर मैं अपने लिखने में कुछ चॉइसेस बना रही हूँ तो वो चॉइसेस क्या मैं एक मॉडर्न तरीके से, एक कंटेम्प्रेरी तरीके से, एक दुनिया में जिस तरीके से जिया जाता है उसको सवाल करने के तरीके से बना रही हूँ, या क्योंकि ये मेरी कंडीशनिंग है इसलिए बना रही हूँ, या ये कहानी में जाता है, खूबसूरत लगता है इसलिए बना रही हूँ। तो अगर मुझे जो भी मैं चॉइस बना रही हूँ उसको लेके अगर मैं 100% क्लियर हूँ कि मैं ये चॉइस किस वजह से बना रही हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। मतलब कुछ ना कुछ उपाय तो बिल्कुल हो सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है ना इस दायरे में बंध जाते हैं कि हमें पहले सिखाने वाले हमारे माता पिता, अभिभावक या वो बड़े जो हमारे आसपास रहते हैं वो होंगे, और फिर जीवन भर तक हम उसी सीख पर चलते रहते हैं। हम उसमें अपना कुछ नया नहीं जोड़ना चाहते। हम हमेशा एक और अक्सर हमें ये ब्लेम गेम का भी मौका मिल जाता है कि अरे ये मेरी जिंदगी में नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं सीख नहीं पाई या सीख नहीं पाया या किसी ने मुझे सिखाया नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो खुद से अपनी जिंदगी का जो बीड़ा उठाना है वो हम शायद नहीं लेते हैं। और इस वजह से फिर पितृ सत्ता सत्ता तो हमेशा से हम पर हावी ही रहती है, और हम लगातार चीजों को उसी एंगल से सोच रहे होते हैं, जबकि हमें पता भी नहीं होता कि ये पितृ सत्ता का ही एक माया जाल है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर हम लड़कियों की कहानी लिख रहे हैं या जेंडर की कहानी लिख रहे हैं तो उसमें हमें कुछ बहुत भारी भरकम या बहुत गुस्से वाला या कुछ बहुत दुख वाला, या देखो समाज में लड़कियों के साथ क्या कितना अन्याय हो रहा है, वैसे भी जरूरी नहीं है। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ लोगों से कि जब हम जानवरों की भी कहानियां लिखते हैं तो उसमें हमेशा एक गधा, एक कुत्ता, एक सांप, एक बंदर ही क्यों होता है? उसमें एक गधी, एक बंदरिया, एक कुतिया और एक सांपनी क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल। और क्योंकि मतलब मैंने इस चीज को वहां महसूस किया है जब हम कक्षाओं में बच्चों के साथ होते थे, तो अक्सर अभी जो एक खास तौर पे आपने कुतिया शब्द का प्रयोग करा, क्योंकि हमारे यहाँ ये गाली में इतना ज्यादा मिला हुआ शब्द है कि बच्चों को वो शब्द बोलने के लिए बहुत ही झिझक का सामना करना पड़ता है। वो और बच्चे ही क्या बड़े भी ये बोल देते हैं कि हमारे घर में एक डॉग है, जबकि वो एक बिच होती है। तो ये कितनी मजेदार बात है ना कि हम एक शब्द के साथ रूढ़ किए गए अर्थ और शब्द के साथ जो एसोसिएटिव शब्द चल रहे हैं या उसके साथ जो लोगों ने नए अर्थ बना दिए हैं, हम उसको लेकर इतने ज्यादा जज्बाती हैं और बायस्ड भी हैं कि हम उनका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते। कितना आसान है एक कुत्ता है और एक कुतिया है ये बोलना, लेकिन
हमें लगता है कि ओह मैंने कितनी गंदी बात कर दी। तो ये जो गंदी बात है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है। मुझे बच्चों के साथ जब मैं आपकी बात सुन रही थी तो मुझे बस क्लास के ही वो अनुभव याद आ रहे थे कि उनको ये बोलने में कि मैम ये तो एक गाली है, मैम हम ये कैसे बोल सकते हैं, मतलब इस तरह के अनुभव मुझे हुए। ये बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि हम किस तरह की मतलब किस तरह की कंडीशनिंग बच्चों के साथ कर रहे हैं आज के समय में भी। हम 2025 में हैं फिलहाल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम देखते रहे हैं कि आप जो है थिएटर में कितना कुछ कर रही हैं। तो आप थोड़ा सा अपने थिएटर का कुछ हिस्सा बताएं जो आपके बचपन से प्रेरणा लेते हुआ हुआ। क्या क्या थिएटर करने की प्रेरणा और थिएटर के जरिए बहुत से अनुभवों, कहानियों और बहुत से वर्गों को बाहर लेकर आना, उनकी कहानियों को बाहर लेकर आना, क्या ये आपके बचपन से प्रभावित था या ये आपके वयस्क होने के बाद ही इसमें कुछ तब्दीली आई है? बचपन में थिएटर से तो बिल्कुल भी कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि हम बड़ी छोटी छोटी जगहों पे रहे थे, जैसे झांसी, मथुरा, मेरठ, जोधपुर। तो वहां पे थिएटर का कोई कल्चर नहीं था। पर हाँ, क्योंकि बचपन से ही हर 2 साल में नए दोस्त बनाने पड़ते थे, नए टीचर से इंटरेक्ट करना पड़ता था, नए पड़ोसियों से बातचीतें करनी पड़ती थी। तो लोगों से एक कनेक्शन जरूर था, लोगों से बातचीत करना, उनको कैसे दोस्त बना लेना जल्दी से, इन सब चीजों की आदत बचपन से पड़ी हुई थी। और थिएटर मुझे लगता है एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कितने सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं। और कोई लाइट्स कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई सिर्फ चाय समोसा लेके आ रहा है, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हैं। तो वो जो एक पूरा जो माहौल बनता है, जो एक बहुत ही ज्यादा कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है, मुझे लगता है वो बाकी फॉर्म्स में थोड़ी कम रहती है। तो जब मैं कॉलेज गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तब वहां पे थिएटर का बहुत कल्चर था। तो मैंने अपनी कॉलेज की थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करी, वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। हमारा कॉलेज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी बहुत पास था, तो वहां पे भी नाटक देखे, फिर कुछ डायरेक्टर्स को असिस्ट किया। फिर एनएसडी की एक कंपनी है जिसका नाम है थिएटर एंड एजुकेशन कंपनी, टीआई जिसे कहते हैं। तो उस समय विभा छिब्बर मैम थी वहां की डायरेक्टर, तो उनके साथ बहुत सारा काम किया बच्चों के साथ। तो फिर लगा कि यार ये तो बहुत ही एक मजेदार फॉर्म है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फॉर्म है, जैसे फिल्मों में बहुत सारा बजट लगता है, बहुत सारा प्रोडक्शन का खर्चा होता है, पर थिएटर आप बहुत ही जमीनी लेवल पे भी कर सकते हो, बिना ज्यादा रिसोर्सेज के कर सकते हो। और उससे जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं या जो लिख रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो चाहे बाद में थिएटर करें ना करें या एक्टिंग करें ना करें, पर उनकी जिंदगी पर एक इम्पैक्ट जो पड़ता है, सवाल करने का, हर चीज के ऊपर सवाल करने का, पेट्रियार्की तोड़ने का। क्योंकि थिएटर में भी लड़के लड़कियां सब मिल के काम करते हैं, बॉडीज को एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे मैं इसको छू नहीं सकता, मैं इसको छू नहीं सकती, कूद रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो उससे बॉडीज भी खुलती हैं। तो वो अगर जो 2 महीने या 6 महीने के लिए भी थिएटर कर लेते हैं, वो उनकी जिंदगी भर के लिए एक लर्निंग, एक एजुकेशन की तरह हो जाता है, जो शायद क्लासरूम में नहीं मिल पाता है। हाँ, और आपने जब ये बात कही तो मैं याद कर रही थी कि थिएटर को पहले बहुत पुराने समय में, खास लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हम सीखते आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में या आसपास थिएटर सिर्फ एक कर देने की क्रिया होती थी कि आपको मंच पे जाना है और उसे बस प्रस्तुत करना है। जबकि थिएटर, जैसे आपने बात की, तो वो एक पूरी प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, एक अनुभव है जिसमें आप सीखते हो, जो सीखा हुआ है उसे भूलते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो। ये कलेक्टिव और कम्युनिटी का जो एक पूरा हिसाब किताब है वो कितना जबरदस्त होता है। और फिर जो हमें पहले से पता होता है उसको हटाकर कुछ नया गढ़ना होता है, रचना होता है, वो कितना मतलब एम्पावर करने वाला होता है, कितना हमको आगे बढ़ाने वाला होता है, हमारी नई सोच को सहयोग करने वाला होता है। ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो क्योंकि आपने एनएसडी और टीआई के साथ काम किया है और प्रोसेस ड्रामा और इन सब के साथ आप जुड़ी रही हैं और बच्चों के साथ भी, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन एलिमेंट्स को शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक और बच्चे भी, या हमारे जो साथी हमसे जुड़े हैं वे सब भी
ध्यान में रख सकते हैं जब वो बच्चों के साथ या बड़ों के साथ काम करें, बजाय उसको प्रोडक्ट समझने के, प्रोसेस के इर्द गिर्द रहने के लिए? जी। एक तो मुझे लगता है कि बॉडी का इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी होता है किसी भी तरीके की एजुकेशन के लिए, क्योंकि कई बार हम सिर्फ यहाँ इतने हिस्से में चीजों को रखते हैं, पर हमारी बाकी की भी तो पूरी बॉडी है ना, बिल्कुल। उसमें भी तो मेमोरी स्टोर होती है, उसकी एक अपनी अलग इंटेलिजेंस है। राइट। तो जहां आई नो क्लासरूम्स में वो करना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता है, पर जहां तक हो सके एक प्रैक्टिकल जो चीजें बच्चों को हम सिखा सकते हैं या उनके साथ उनको एक एक्सपीरियंस करवा सकते हैं, वो मुझे लगता है कि थियोरेटिकल या सिर्फ बोल बोल के ना वो उसका मजा भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो तो अपनी पूरी बॉडी से दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो एक तो बॉडी मूवमेंट, इसका बहुत अगर हम ख्याल रख सकें क्लासरूम में भी या किसी भी और जगह पे, तो वो बहुत जरूरी लगता है मुझे। दूसरा, डेमोक्रेसी, क्योंकि थिएटर का जो एक रूम होता है उसमें सबको आजादी होती है अपना अपना पॉइंट रखने की, अपना अपना थॉट रखने की, और वो एक सेफ स्पेस बन जाता है इसलिए क्योंकि वहां पे कुछ सही या गलत नहीं होता है थिएटर स्पेस में, क्योंकि वो एक क्रिएटिव स्पेस है। तो वहां पे आप सीन को, एक ही सीन को 50 तरीके से कर सकते हो, वो सारे तरीके सही हैं। तो वो इस तरीके से एक क्रिएटिविटी, सबकी इमेजिनेशन उसमें खुलती है। सो अगेन आई अंडरस्टैंड कि क्लासरूम सिचुएशन में या शिक्षा में कुछ सही या गलत जवाब होते ही हैं, पर कम से कम भाषा में तो हम इस चीज को छोड़ सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि अगर 50 बच्चे क्लास में बैठे हैं तो 50 तरीकों से वो एक ही बात को कह सकते हैं, और सिर्फ एक ही तरीका क्यों सही माना जाता है और बाकी 49 तरीके क्यों गलत माने जाते हैं। बिल्कुल, मतलब ये तो एक तो लॉजिक का हिस्सा हुआ जो, और ये भी हमें समझने की बात है कि लॉजिक या जो हमें तर्क दिए गए हैं वो भी अक्सर डिफाई होते रहते हैं, क्योंकि ये विज्ञान का क्षेत्र है। और पहले हम जानते थे कि हमारे 9 प्लैनेट है, फिर उससे कम हुए, फिर ज्यादा हुए, फिर कोई नया प्लैनेट मिल गया। एक समय पर तो ये सभी फिक्स्ड थे ना, हमें ऐसे ही सिखाया गया था, लेकिन वो भी बदलते रहे हैं और बदलने की संभावना हमेशा रहती है। एक नए प्रयोग के साथ, एक नए सीखने के साथ कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। और जैसे आपने बात की कि 50 बच्चे और 50 तरीके की अलग अलग चीजें बच्चों के पास से आ सकती हैं, अलग अलग रूप में आ सकती हैं, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि पहले के जमाने में जहां मुख्य पात्र पर ही सारा हमारा ध्यान रहता था, अब जो लोग प्रयोग धर्मिता के आधार पर नाटकों के साथ या कक्षाओं में काम कर रहे हैं, ये कितनी अद्भुत बात है कि उन सभी 50 बच्चों या उन सभी 30 बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। इसके साथ मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप लगातार बच्चों के साथ थिएटर स्टोरी टेलिंग में जुड़ी रही हैं, पावर प्ले जो होता है, उसको सीखने के लिए या उसके साथ जूझने के लिए हम बच्चों को कैसे तैयार करते हैं? क्योंकि अक्सर टीचर्स का या शिक्षकों का या इवन अभिभावकों का भी घर में भी ये आपको देखने को मिल सकता है, छोटे सिबलिंग बड़े सिबलिंग के साथ में, कि मुझे ये नहीं बनना है क्योंकि इसका पावर कम है, या मुझे वो मुख्य पात्र क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप कहाँ से प्रेरणा लाती हैं, या कुछ सीखने के कोई तरीके आप यहाँ पर आजमाती हैं? बच्चों के साथ कैसे करती हैं आप ये? हाँ, मैं उसी पे बात करना चाह रही थी कि एक तो अगेन जो पेट्रियार्की में हमें दो तीन चीजें सिखाई गई है ना, एक तो ये गुरु शिष्य परंपरा, इसको पूरी तरीके से तोड़ देना चाहिए, इसको पूरी तरीके से खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि ये बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता कि एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है, गुरु की हर बात माननी चाहिए, गुरु कभी गलत नहीं हो सकता। हम सब इंसान हैं और इंसान गलत हो सकते हैं, चाहे वो 80 साल के हो तब भी गलत हो सकते हैं, और कोई 8 साल का हो तब भी वो सही हो सकता है। दूसरा, आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट एक 8 साल के बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं, इसका मतलब कि आपको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। ठीक है, क्या गजब बात है। तो इवन थिएटर में या फिल्मों में या राइटर्स ना बहुत सारा कि अरे इसमें ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको समझने में 3 साल लग जाएंगे, और ये सिनेमेटोग्राफी में ये एंगल और लाइट वहां से आएगी और ऐसा होगा वैसा होगा। और मैंने देखा है कि जो सबसे बड़े और सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे
ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो बात को इतनी सिंपली एक्सप्लेन करते हैं हाँ, कि कोई 6 साल या 7 साल का बच्चा भी समझ जाए। समझ तो जाए। ये जो हम फालतू में जो जार्गन, टर्मिनोलॉजी और बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना, इसको हमें बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। लिखने में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़े बड़े भारी भारी अल्फाज बोलेंगे तभी आपको ज्ञानी समझा जाएगा, बल्कि किसी भी बात को करने का मकसद ये होता है कि हमारी बात सामने वाले को समझ में आए। बिल्कुल। और तीसरी बात ये कि अगेन वो जो एक हेड ऑफ द फैमिली और बाकी सब उनके आसपास बैठेंगे डाइनिंग टेबल पे, एक हेड ऑफ द फैमिली इधर बैठेगा, बाकी सब उनके आसपास, पहले उनको गरम गरम फुलके दिए जाएंगे, बाकी के लोग ठंडी रोटियां खाएंगे। ये सब राखी के दिन बहन भाई को राखी बांधेगी, उसके पैर छुएगी। ये सब नॉनसेंस भी खत्म कर, करवा चौथ में औरत फास्ट रखेगी अपने पति की लंबी आयु के लिए। क्यों भाई, वो अपनी लंबी आयु रखनी है उसको, तो वो जिम में जाके वर्कआउट करे और तेल कम खाए। सही बात है। तो ये बहुत सारे जो हमारे बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस भी चली आ रही है ना, कि जो शादीशुदा औरतें हैं वो आगे बैठेंगी, जो सिंगल औरतें हैं वो पीछे बैठेंगी। ये एक तरीके से दिखाया जा रहा है आपको कि देखो, अगर आप शादी कर लो तो आपकी जो वैल्यू है कितनी बढ़ वो जाती इस पूजा के हवन में बढ़ जाएगी। और आपको साड़ियां गिफ्ट मिलेंगी और आपको गोल्ड के रिंग्स गिफ्ट मिलेंगे। बट आपसे क्या क्या छीना जा रहा है उस शादी के लिए, वो कोई नहीं बताता है वो आपको। कोई नहीं बताता। और देखा हाँ, कितनी मतलब मैं यहाँ पर मतलब मुझे नहीं मालूम है कि मुझे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, कि अगर कोई महिला वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो उसके ही आकार का जो है मूर्ति रूप जो है उस यज्ञ में रख दिया जाता है यज्ञ को हाँ, पूरा कराने के लिए। हाँ। ये लेकिन ये ना जो रक्षा बंधन का जो त्योहार है, मुझे इससे बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम्म क्योंकि ये रक्षा का बंधन क्यों चाहिए हमें? हम्म हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, हम अपनी सुरक्षा भी खुद कर सकते हैं। और अक्सर ये जो भाई राखी बंधवाते हैं, वो बाद में जाके जब प्रॉपर्टी की बात आती है तब अपनी बहनों से उनकी प्रॉपर्टी का हक मार लेते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि अरे तुम तो अपने घर चली गई हो ना। तो हाँ, तुम्हारा और कैसा बहन आपका होकर भाई तुम के कौन। साथ लड़ाई कर रही हो जमीन के लिए या घर के लिए, ये तो सही कितनी बात गलत है। बात है। तो और भी ये बड़ी सारी जो बातें ना, ये ये भी सारी जो इतनी सालों से चली आ रही जो प्रैक्टिसेस हैं, जो बच्चे अपने घरों में देख रहे हैं। हर दिन होते हुए देखते हैं कि माँ जो है वो सबसे अंत में खाना हम्म खा रही है हम्म और पिताजी का खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जब तक ये सारी चीजें खत्म नहीं होंगी ना, तब तक वो फिर क्लासरूम में या किसी भी और जगह बच्चे उसी तरह के पावर स्ट्रक्चर्स को इमीडिएटली वो रोल प्ले में चले जाते हैं, जैसा घर पे देखते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर और टीचर, कितनी जरूरी सी बात है, मैं अक्सर बच्चों से सुन रही होती हूँ, अगर किसी के मम्मी पापा में से अगर पापा काम पर नहीं कर रहे हैं तो वो शायद हाँ, कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर मम्मी काम नहीं कर रही है इसका मतलब है कि वो कोई काम नहीं करती। हम्म, मुझे नहीं पता कि बच्चे कहाँ से सीखते और समझते हैं कि घर का काम करना यानी कोई काम ना करना, यानी आप हम्म, बिल्कुल भी काम से बाहर हैं, यानी हम्म, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि आप घर का काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ घर का काम करना चाहिए, लेकिन ये जो समझ बच्चों में बनती है कि मम्मी अगर घर का काम कर रही है यानी वो कुछ नहीं कर रही है, उनका अपना कोई स्टेट नहीं है, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और इसकी वजह से अक्सर जो पेरेंट्स मेरे पास आते थे, खासतौर से माएं, वो बड़ी हम्म, परेशान रहती थी कि मैम अब कैसे समझाएं कि हम हम्म, लोग जो है वो थोड़ा बहुत काम तो करते ही हैं। तो मुझे लगता था थोड़ा बहुत नहीं, कितना काम करते हैं आप हाँ, लोग, पूरा घर ही संभालते हैं, मतलब हमें 2 दिन के लिए दिया जाए तो पूरी कायनात पलट दें हम। लेकिन बच्चों के लिए अब ये समझना एक बहुत ही मतलब मुश्किल वो है। जी, अभी शायद फ्रांस या जर्मनी, इन इन में से किसी एक देश ने एक स्टडी कंडक्ट करी कि हाँ अगर औरतों का जो काम होता है, जी घर का काम, जी उसकी अगर हम इकोनॉमिक जी वैल्यू कैलकुलेट करें, जी तो वो कहीं अरबों में जाता हाँ। है। तो कोई भी उसकी भरपाई कर ही नहीं सकता। और अ, हमारे यहाँ तो हमेशा से लड़ाई हो रही है इस बात पे कि हम माओ का काम अब वैल्यू करेंगे क्या। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जीडीपी में शामिल करेंगे क्या, अगर जीडीपी में उन्हें शामिल करेंगे तो हम तो फिर शेफ का ही खाना खा लेंगे ना, माओ का खाना खाने की क्या जरूरत है। जी, 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 ये जी, कितनी जी, मतलब अजीब सी बात है। पर अब क्योंकि हम इस पर बात कर ही चुके हैं, हम बात कर रहे हैं मतलब माओ की, अपने समाज की, अपने पिताओं की, अपने घर में रहने वाले बड़ों की, जो अक्सर हमारी कंडीशनिंग को प्रभावित करते हैं।
तो उसके साथ मेरा आपसे सवाल है, आपका एक वाई लॉइटर करके एक अभियान है जो कितना मतलब चर्चित है और सभी लोग उससे बहुत प्रभावित महसूस करते हैं। तो आपके उसके अनुभव कैसे रहे हैं और इसने आपके लेखन और थिएटर को कैसे प्रभावित किया, ये एक सवाल है। और फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये बच्चों का साहित्य आप लिखती रही हैं या आप पढ़ती रही हैं, उसने आपके लेखन को और आपके दुनिया को देखने के नजरिए को किस तरह से प्रभावित किया। तो वाइलॉइटर भी एक किताब है जो कि शिल्पा फडके, समीरा खान और समीरा रानाडे ने लिखी थी। 2018 में पेंगुइन का पब्लिकेशन है। वो किताब मैंने पढ़ी 2014 में। और उसमें अगर मैं बहुत ही छोटे एक सार की तरीके से कहूँ तो उसमें ये लिखा था कि अगर हमें जो पब्लिक स्पेसेस हैं उनको औरतों और बाकी माइनॉरिटीज के लिए सुरक्षित बनाना है तो औरतों का बाहर आना बहुत जरूरी है। वो भी बिना किसी पर्पस के। जिस तरीके से हम अपने सड़कों पे, अपने गार्डन्स में, अपने रेलवे स्टेशंस पर आदमियों को घूमते और सिर्फ लॉइटर करते या दुनिया के मजे लेते देखते हैं, उसी तरह हम कभी औरतों को नहीं देखते। औरतों का बाहर आना हमेशा किसी ना किसी जस्टिफिकेशन के जरिए होता है कि अरे मैं तो बच्चों को स्कूल से पिकअप करने जा रही हूँ, अरे मैं तो घर के लिए सब्जियां खरीदने जा रही हूँ, अरे मैं तो काम पे जा रही हूँ, या मैं काम से वापस आ रही हूँ, या अपने लिए और घर के लिए ग्रोसरीज खरीदने जा रही हूँ। कभी अगर कोई औरत अकेली खड़ी रहे बस किसी सड़क के कोने पर और कुछ ना कर रही हो तो उस गली में ना खलबली मच जाती है कि ये औरत यहाँ अकेले क्यों खड़ी हुई है। तो उस किताब में यही लिखा था कि जब भी कोई औरत पे कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो हमेशा सबसे पहला सवाल आता है वो ये नहीं होता है कि क्या तुम ठीक हो। उस पहला सवाल होता है तुम वहां कर क्या रही थी? अरे घर में कुछ भी कर रही थी यार। कुछ भी कर रही थी। मैं इस देश की एक सिटीजन हूँ, मैं टैक्स भरती हूँ। ये सड़क, ये आसमान, ये घास, ये पेड़, ये सब मेरे भी उतने ही हैं जितने आपके हैं। तो आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं कि मैं उस वक्त वहां पे क्या कर रही थी? मैं कुछ भी कर रही थी, मैं पेड़ के पत्ते गिन रही थी, तो क्या हो गया? और ऐसे सवाल आता ही क्यों है? मेरा तो पहला सवाल ये है कि ये सवाल आया ही क्यों? वो सवाल आता इसलिए है क्योंकि हम औरतों को ये बचपन से सिखाते हैं कि अगर आपका बाहर कोई काम नहीं है तो आप चुपचाप घर में बैठो। बिल्कुल सही कह रही। तो वाइलॉइटर का पूरा जो आइडिया है वो यही है कि पब्लिक स्पेसेस मेरी भी उतनी है जितनी आपकी हैं। ये आसमान, ये धरती, ये पेड़, ये घास मेरी भी उतनी है जितनी आपकी है। और मैं इसको जब चाहे बाहर आ सकती हूँ किसी भी कारण से, बिना किसी कारण के, सिर्फ गाना गाने के लिए, नाचने के लिए, घास पर लेटने के लिए, आसमान को देखने के लिए आ सकती हूँ। और आप कोई नहीं होते मुझसे सवाल करने वाले कि आप क्यों बाहर हैं। और अगर मेरे साथ उस समय कुछ गलत होता है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये देश की जिम्मेदारी है जी। ठीक है, तो ये आइडिया है। तो अब ऑब्वियसली ये बहुत ही एक आइडियलिस्टिक आइडिया है, ऐसा होता नहीं है और हम भी ये जानते हैं। तो ये भी एक तरीके का थिएटर ही मान के चलिए आप, कि हम रात के 12 बजे लड़कियां हम ऐसे निकलते हैं, हम ये मान के निकलते हैं कि अब देश वैसा हो गया है जैसा हम चाहते हैं, पर हम उस रिस्क के साथ ही निकलते हैं। हमें पता है कि वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं, तो हम वो भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं कि हम रिस्क लेंगे। अगर कुछ होता है, अगर कुछ भी चीज होती है तो हम वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बिना रिस्क लिए निकाल दी घर में बैठ के। बट ये जीवन तो घर में बैठने के लिए है नहीं ना, ये जीवन तो दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए है। और रिस्क लेना पड़ेगा तो हम रिस्क लेंगे, पर एटलीस्ट अगर हम ये करते रहे, और हम ये 10 साल से कर रहे हैं, अब ये 11वां साल हो गया जब हम वाइलॉइटर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ही सही पर कम से कम लोगों की नजरों में ऐसा आने लगेगा कि हाँ, लड़कियां भी घूम सकती हैं रात को। अगर 3 बजे कोई लड़की किसी पार्क की बेंच पर सो रही है तो उसको सोने दो, उसको तंग मत करो। और कोई भी घूम सकता है, मतलब इसका लड़का लड़की से भी शायद वो नहीं है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि बिना किसी वजह के, बिना किसी समय का पाबंद हुए हम शायद बाहर जा सकें, हम बाहर घूम सकें और कुछ भी ना करें तो बस ऐसे ही वहां रह सके। तो ये आपने एक बहुत अच्छी और जरूरी बात कही है वाइलॉइटर के बारे में। तो आप जब भी दिल्ली में हो और वाइलॉइटर करें तो हमारे दिल्ली के साथी और एनसीआर के साथी पक्का जुड़ेंगे। तो आप जब भी दिल्ली आए तो बस बता दें।
हमारा अगला सवाल आपसे था कि बच्चों का जो साहित्य है वो समाज को बदलने में कैसे योगदान दे सकता है, और चूंकि आप इतने पिछले कुछ वर्षों से काफी इंटरेस्टिंग सवाल जो है अपनी किताबों में लेकर आती हैं। सवाल क्या है, वो है तो कहानी के रूप में, लेकिन ऐसे सवाल मुझे सवाल की तरह दिखे हैं जब भी मैंने वो कहानियां पढ़ी हैं, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना सी अगेन, मतलब जो मेरा एक कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं, कहते हैं नेहा तुम हमेशा इसी एक टॉपिक के बारे में क्यों लिखती रहती हो। है? तो मुझे लगता है ठीक है, कोई नहीं, कुछ लोग बोरिंग होते हैं, कोई बात नहीं। हम्म। पर जैसे मेरी एक कविता है जो कि काफी पॉपुलर है, जिसका नाम है मम्मी का स्कूटर। तो अक्सर हम देखते हैं कि औरतें स्कूटर चलाती हैं, मम्मियां स्कूटर चलाती हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ती हैं, सब्जियां भर भर के लाती हैं स्कूटरों पे, या ऐसी तफरी के लिए निकल जाती हैं। जी। पर कभी भी हम बच्चों के लेखन में मम्मी को स्कूटर के ऊपर नहीं देखते हैं। हम और होंगी तो पापा पीछे को देखते होंगी। हैं। हाँ, पीछे होती हैं वो। जी। तो मैंने एक कविता लिखी मम्मी का स्कूटर, जो कि कुछ ऐसे है कि स्कूटर पे निकली मम्मी की सवारी, मम्मी है हल्की और हेलमेट है भारी, पछाड़ा है ट्रक को पछाड़ी है लारी, ऐसी दबंग है मम्मी हमारी कि स्कूटर भी समझे है खुद को फेरारी। वाह 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 वाह। तो अब इसमें कोई नारीवाद या कोई मुहिम की बात नहीं हो रही है। हम्म। पर जब बच्चे इसको पढ़ेंगे, या मम्मियां पढ़ेंगी या पापा भी पढ़ेंगे, तो उन्हें एक जस्ट एक जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे हम रख देते हैं किसी चीज को, तो वो ज्यादा शार्पली दिखाई देने लगती है कि हाँ यार, औरतें भी तो स्कूटर चलाती हैं, और हाँ यार, औरतें भी तो तेज स्कूटर चलाती हैं और ट्रक को पछाड़ सकती हैं। सिर्फ हम पापा या किसी लड़के का ही जिक्र क्यों करते हैं जब स्कूटर चलाने की बात आती है। फिर जैसे एक दूसरी कविता है जिसका नाम है पापा की रोटी। तो बहुत सारे पापा हैं जो रोटियां बनाते हैं या बनाना चाहते हैं, हाँ, या बहुत सारे अच्छी बनाते हैं। अच्छी बनाते हैं या बुरी भी बनाते हैं, पर बनाते तो हैं कम से कम। बनाते हैं। तो कभी भी हम किचन में या जब भी खाना पकाने की बात आती है तो हमेशा हम मम्मी का ही जिक्र करते हैं। तो मैंने कविता लिखी पापा की रोटी। तो वो ऐसे है कि कल पापा ने रोटियां बनाई, थोड़ी जलाई थोड़ी फुलाई, कुछ पर यूरोप के नक्शे बनाए, बाकी पर शेर सी लकीरें बनाई, पर हमने बड़े चाव से खाई। आज पापा भटूरे बनाएंगे, पता नहीं कितने जलाएंगे कितने तलाएंगे, पर अगर हम चाव से ना खाएंगे तो पापा खाना बनाना कैसे सीख पाएंगे। सही बात है। तो इसमें एक तरीके से बच्चों का जो स्टेटस है वो भी बड़ा हो गया। कि बच्चों को पता है कि पापा अच्छा खाना नहीं बना रहे हैं, पर जिस तरीके से बड़े बच्चों को सिखाते टाइम कहते हैं ना वेरी गुड ड्राइंग, वैसे यहाँ पे बच्चे पापा को कह रहे हैं कि वेरी गुड रोटी, क्या रोटी बनाई, इनकरेज करने के लिए। बहुत ही शानदार। फिर एक जो मेरी कविता है उसका नाम है लड़की और छिपकली। तो मैं अक्सर छिपकलियों को देखती थी रात में घूमते हुए, बिना किसी जस्टिफिकेशन के, और मुझे लगता था यार हमारे देश में तो शायद छिपकलियों को ज्यादा आजादी है लड़कियों से। जी। तो छिपकली कहीं भी घूम सकती है। तो मैंने एक कविता लिखी लड़की और छिपकली, जिसमें छिपकली और लड़की अपनी अपनी जगह बदल लेती हैं जी। और फिर उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक फन तरीके से, और जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम चीजें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उन्हीं चीजों को लेकर, पर उसमें कोई एक बात भी हो जो कि एक दुनिया को अलग तरीके से देखने की बात भी हो, पर उसमें उसका मजा भी हो। क्योंकि कोई भी जो हम मुहिम करते हैं या एक दुनिया को अलग तरीके से देखने की ख्वाहिश रखते हैं, उसमें बहुत एक मजा है। वो कोई दुख भरी गाथा नहीं है, वो एक मजेदार किस्सा है। और फिर मैं अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ रही थी कि हमारा जो मशहूर हुई किताबें हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो दुख को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, और आपने इतनी मजेदार बात कही कि मजे को भी तो ग्लोरीफाई किया जा सकता है, या सिर्फ मजे की बात ही की जा सकती है। मजा कोई बुरी चीज नहीं है एक तरह से। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और चूंकि अभी आप बात कर रही थी पापा की रोटी की और मम्मी के स्कूटर की, तो उसके साथ ही मैं ये बात करना चाहूंगी कि जब बच्चे इस तरह की किताबें पढ़ते हैं कि अरे मम्मी का स्कूटर फाइनली जो है हमारी किताबों में आ गया है, या पापा की रोटी बनाई हुई जो है वो आ गई है, या लड़की और छिपकली, छिपकली जिसको मतलब सभी एकदम हिकारत की नजर से देखते हैं ज्यादातर लोग, वो हमारे जो है मुख्य पात्र के रूप में आ गई। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिखे गए साहित्य में
ये नैरेटिव को एक अलग रुख देना है, एक नया नैरेटिव एस्टैब्लिश करना है एक तरह से, जिनके नैरेटिव के बारे में कभी बात ही नहीं होती। तो ये बच्चों के साथ अगर आप जब भी थिएटर में या अपने स्टोरी टेलिंग के दौरान इन सब चीजों का इस्तेमाल करती हैं, प्रयोग करती हैं, तो उनके सोचने समझने में ये कैसे मदद करता है और किस तरह से मदद करता है? तो मुझे तो ये लगता है कि बच्चों के साथ इस तरह की यूनिक चीजें या जो कहीं नहीं गई हैं वो चीजें रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि बच्चे बहुत खुले दिमाग के होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे दिमाग में हम ताला लगा के वो चाबी कहीं फेंक के आ जाते हैं, और फिर हम हर चीज, अरे ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये तो अच्छा नहीं है, वो तो अच्छा नहीं है, करने लगते हैं। पर बच्चे इन चीजों को बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों को भी समझ में आ रहा होता है कि अरे यार इसमें कुछ मजा है। जैसे जो मेरी किताब है मम्मी सुसु, तो उसमें तो नाम में ही सुसु शब्द का प्रयोग हो रहा है, जो कि घरों में, स्कूलों में, पड़ोस, आस पड़ोस में हर बच्चे को बचपन से ही बता दिया जाता है कि ये शब्द नहीं बोलते हैं सबके सामने। चाहे मतलब ये सबसे एक बेसिक नीड है, एक बेसिक सिस्टम है बॉडी का, पर फिर भी इस बात को इतना छुपाया, उसमें शर्म ये वो डाल दिया जाता है। तो जब मैं स्कूलों में जाती हूँ और मैं बड़े से स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करती हूँ ये शब्द, तो सारे बच्चे, उनको मजा तो आ रहा होता है अंदर से, पर वो पीछे ना अपनी टीचर्स को देखते हैं कि उनका क्या इस पर मतलब क्या ये लड़की औरत जो आई है यहाँ पे ये शब्द माइक पे बोल रही है स्टेज के ऊपर, तो क्या ये अलाउड है हमारे स्कूल में? क्योंकि हमें तो अभी तक स्कूल में बताया गया था कि डोंट यूज सुसु और से वॉशरूम। तो मैं बोलती हूँ वॉशरूम मतलब क्या? वॉशरूम तो एक वो जगह है, वहां पे जाके आप कर क्या रहे हो? सुसु कर रहे हो, पॉटी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाथ धो रहे हो? तो फिर बच्चे एकदम खुल जाते हैं, क्योंकि वो कहना तो चाहते हैं ये सब बातें, क्योंकि ये तो जब हम भी बच्चे थे तो हम इन्हीं सब बातों के मजे लेते थे। तो बच्चे एकदम से खुल जाते हैं और फिर वो कहने लगते हैं। फिर मैं बोलती हूँ कि सब लोग साथ में बोलिए सुसु, तो फिर ऐसे 200 बच्चे बोल रहे होते हैं सुसु। फिर उनकी प्रिंसिपल भी आ जाती है कि ये सारे बच्चे मेरे स्कूल के सुसु क्यों बोल रहे हैं। तो फिर उस पर एक लंबा डिस्कशन होता है कि हम 3 या 4 साल की उम्र से जब बच्चों को ये सिखाते हैं कि सुसु मत बोलो, फिर जब वो बच्चे 13 या 14 साल के होते हैं और उनके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज होता है, बिल्कुल, वो उनको पहले से ही समझ में आ जाता है कि ये गंदी बात है, इसके बारे में नहीं बात करनी है, क्योंकि बचपन में सिखाया गया था कि सुसु और पॉटी के बारे में बात नहीं करनी है। और इसके अलावा जो हमारे बच्चे रहे हैं, मतलब जिन बच्चों के साथ मैं काम करती रही हूँ, आजकल 9-10 साल से ही बच्चों में शारीरिक रूप से, हार्मोनल रूप से बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। तो वो अपने बॉडी के बारे में भी बहुत फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उन्हें ये लग रहा होता है कि हम इस पे कैसे बात कर सकते हैं। अगर उनका कोई फ्लूइड सिक्रीशन हो रहा है या किसी भी तरह की बातचीत वो कहना चाहते हैं, या वो अपने बॉडी में कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं, चाहे उभारों का आना, चाहे लड़कों के अलग तरह के कुछ चीजें होना, मुद्दे होना, पीरियड्स आना, इस सब पर उनको बहुत घबराहट होने लगती है कि ये बात कहें या ना कहें। या मैं अभी भी देखती हूँ हमारे वो आज के बच्चे हैं, एलिट स्पेसेस में रहते हैं, ज्यादातर प्रिविलेज क्लास से आते हैं, खासतौर पे मैंने जिनके साथ काम किया है वहां पर भी अगर पीरियड के पैकेट की बात हो रही है तो वो उसको एकदम लपेट के, एकदम बंद करके 3-4 फोल्ड के कागज में लाकर और फिर दिया जाता है। और वो एक बार मैंने ऐसे ही उनको दे दिया तो उन्होंने कहा मैम कोई देख लेगा। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि पीरियड का मतलब ये जो पैकेट है आपका, ये सबसे जरूरी चीज है, वो ऑलरेडी पैक होकर ही आया है, वो खुले में वैसे भी नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरियाज का और इस सब का इशू रहता है, पर उसको भी आपको छुपाना है। ये कंडीशनिंग जो है वो हमारी कहाँ से आ रही है? सुसु पॉटी की बातें सबसे ज्यादा बच्चे अपने बचपन में करते हैं, लेकिन एक पूरा समय जो है वो 5-6 साल के बाद निकल जाता है जब वो इस पर बात ही नहीं करते। उनको लगता है कि ओ ये कैसी बात कर रहे हो, मतलब ऐसे कैसे हम ये बोल सकते हैं। तो आप बहुत इंटरेस्टिंग ये आपकी कहानी है, मतलब जिसमें आप इस पे बात कर रही हैं। तो अगर आप इस पर और थोड़ी सी बातचीत करें और फिर उसके बाद हम चाहेंगे कि आप अपनी कहानी जो है हम सबको सुनाएं, जो हम सबके लिए बहुत मजेदार होगा।
अम, तो ये मम्मी सुसु का जो सफर रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जहाँ पे मुझे एक पब्लिक टॉयलेट में ढूंढ रही थी, रात को अकेली हम्म। थी और मुझे नहीं मिला। हम्म। और मुझे एक ऐसे ही जगह पे जाके वो करना पड़ा। तो हम्म। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तो अब बड़ी हूँ और मैं तो इतनी जोर से बातें करती हम्म। हूँ फेमिनिज्म की और जेंडर की, ये सब। पर जब ऐसी एक सिचुएशन आती है जहाँ पे कोई पब्लिक टॉयलेट अवेलेबल नहीं है और मैं अकेली हूँ, हम्म। तो मुझे कितना डर लग रहा है। हम्म। तो जो बच्चे बच्चियां होते हैं छोटी उम्र के, उनके साथ जब ये एक्सपीरियंसेस होते हैं पब्लिक टॉयलेट्स को लेके हम्म। या टॉयलेट से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को लेके, तो हम्म। उनका उनकी पूरी जिंदगी पर किस तरीके का इम्पैक्ट हो सकता है, उनको बॉडी से रिलेटेड, जी। उनके हेल्थ से रिलेटेड, उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड। तो जी। मुझे लगा कि यार ये कहानी कहना तो बहुत जरूरी है, मतलब कि बिल्कुल। सुसु के बारे में, हम्म। और इस बारे में कि किस तरीके से हम ये बात करते ही नहीं है और पब्लिक टॉयलेट्स भी नहीं है, और किस हम्म। तरीके से हम अलग अलग जगह ढूंढते हैं जाने के लिए। तो मैंने आके ये कहानी लिख दी, एक ही बार में पूरी लिख दी, हम्म। जिसमें एक 8 साल की बच्ची है जिसका नाम राही है, हम्म। जो मेरी भांजी का नाम है। हम्म। और वो जो है वो बिल्कुल नहीं डरती है इन सब बातों को करने से। हम्म। वो तो मैं जब भी इस कहानी को इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं कहती हूँ कि वो एक सुपर हम्म। हीरो है, हम्म। और उसकी सुपर पावर ये है कि उसको सुसु बहुत आता है, और वो इससे बिल्कुल शर्माती नहीं है। और हम्म। जो लोग उसे समझाना चाह रहे होते हैं कि तुम्हें इस बात से शर्म होनी चाहिए या ये शर्मनाक बात है, हम्म। वो उन्हीं के ऊपर सवाल करती है कि जब आप मुझे कहते हैं कि ये एक बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, चौथे। और आप मुझे कहते हैं कि दिन में 6 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है, तो आप मुझे इस बात के लिए क्यों शेम फील करा रहे हैं, बल्कि हम्म। आपके ऊपर मैं शेम डालती हूँ हम्म। कि आप हम्म। हम्म। मुझे इसके लिए शेमफुल फील कराने को कह रहे हैं, और कि आपने मेरे लिए कोई पब्लिक टॉयलेट सेफ बने। बनाए क्यों नहीं है, हाँ, ये तो सेब बनाए। आपकी जिम्मेदारी है एज अडल्ट्स। हम्म। हम्म। तो पूरी जो कहानी है वो इसी पर चलती है कि वो अलग अलग जगह जा रही है। हम्म। उसको एक सफर पे है, जिसमें वो एक जो बस स्टॉप के पास जो एक गंदा सा टॉयलेट होता है उसमें भी जाती है। वो हम्म। एक 5 स्टार हम्म। होटल में भी घुस जाती है और हम्म। वहां का भी टॉयलेट इस्तेमाल करती है। हम्म। वो एक जो हमारे अभी तक जो हमारे ट्राइबल जगहों पे जो एक मिट्टी का जो टॉयलेट होता है वो हाँ। भी वो इस्तेमाल करती है। हम्म। और उसकी मम्मी और उसके भाई जो हैं वो इसकी हमेशा सुसु करने की आदत से बड़े परेशान से रहते हैं। तो उनके साथ वो हमेशा डायलॉग भी करती रहती है कि हम्म। क्यों, इसमें क्या शर्मनाक बात है, ये क्यों परेशानी की बात है, ये तो हम्म। नेचुरल है, ये हाँ। तो नॉर्मल है। हम्म। तो यही है पूरी कहानी, हम्म। मम्मी सुसु। और मतलब इसमें कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये मतलब हम हमें ध्यान देना होगा कि जो पब्लिक टॉयलेट्स भी हैं उसमें अब तो फिर भी कुछ जगह पर मुझे महिलाओं के लिए जो है टॉयलेट्स दिखने लगे हैं जिसपे ताला ही लगा रहता है, हाँ या अगर आप जाओ, मतलब मेरी तो अभी तक का अनुभव ये है कि पुरुषों के लिए जो बाथरूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, वहां पर 2 रुपए का टिकट है, लेकिन हाँ महिलाओं के वो लिए वो 5 और 10 रुपए का हो जाता है। मैं अपने मेट्रो के ही स्पेसेस का बात कर रही हूँ, बिल्कुल और आसपास के टॉयलेट्स का भी। और ज्यादातर महिलाओं वाले तो बंद ही रहते हैं, अगर आप कहीं बाहर चले जाएं तो वो तो बंद ही रहते हैं, भगवान जाने क्यों वो क्या करते हैं उसको बंद करके, और फिर बनाए क्यों गए हैं। और उनकी हाँ तादाद भी बहुत कम है। और जी मेडिको आर्टिकल्स में ये भी है कि ब्लैडर्स जो है वो इंडिविजुअली बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वैसे तो मेन और वुमेन का भी बहुत डिफरेंस है इस मामले में, पर ये एक बहुत ही बेसिक चीज है जैसा कि आपने बताया और अपनी कहानी में भी लिखा। लेकिन हम जब इन चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम इसको बिल्कुल ही दरकिनार कर देते हैं कि किसी को सुसु लग सकता है या किसी को पॉटी लग सकती है, और वो बड़ा हो या बच्चा हो कोई भी हो सकता है, और वो जी सेफ होना चाहिए। हाँ तो ये बहुत ही मतलब जरूरी बात है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो ये मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो बहुत ही प्रगतिशील सोच है आपकी, पर मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेसिक सोच है और सबके पास होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप लिखें तो कभी प्लीज इस पर भी लिखें कि टॉयलेट्स का इस्तेमाल जो है
वो बहुत ही गंदे और अजीब तरीके से होता है, जबकि बहुत ही बड़े बड़े उम्र के लोग जो हैं वो ठीक से टॉयलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप जहाँ बैठे हैं उसे बिल्कुल गंदा करके किसी और के लिए गंदा छोड़ के चले जा रहे हैं, ताकि वो भी उसका इस्तेमाल ना कर पाए। और इंग्लिश टॉयलेट्स में, मतलब जो वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, उनके लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है। जो हमारे यहाँ पर टॉयलेट्स पहले यूज होते थे जिसमें हम बैठते थे नीचे, वो तो फिर भी थोड़ा बचे रहते हैं, बट वहां तो बहुत अजीब होता है। खासतौर पे अगर महिलाएं यात्राएं कर रही हैं, किसी रोमांचक सफर पे निकली हैं, तो वो उतने गंदे टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें भी तो कैसे करें। तो जब हम अपनी जब लॉइटरिंग के लिए जाते हैं, तो हम अक्सर 2-3 घंटे के लिए चल रहे होते हैं सड़कों पे। तो अक्सर जो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं लड़कियां या औरतें, उनका पहला सवाल ये होता है कि क्या उस रूट पे कोई पब्लिक टॉयलेट है। क्योंकि अगर आप 3 घंटे 4 घंटे तक चलने वाले हैं, तो आपको टॉयलेट यूज करना हो सकता है। और वायलॉइटर किताब में भी और वैसे भी अधिकतर जो जेंडर के ऊपर काम करते हैं लोग, उनका यही कहना है कि अगर हमारी 3 चीजें ठीक हो जाएं हमारे शहर में, तो ज्यादा से ज्यादा औरतें बाहर निकलेंगी। पहला है पब्लिक टॉयलेट्स, जो कि साफ हों और सेफ हों औरतों के लिए। दूसरा, स्ट्रीट लाइट्स। हम तवज्जो ही नहीं देते हैं कि एक स्ट्रीट लाइट का जलना और अच्छे से जलना एक औरत को कितनी सुरक्षा का एहसास दिला सकता है। और तीसरा है कन्वीनियंट एंड चीप पब्लिक ट्रांसपोर्ट। राइट, बिल्कुल। और मुझे लगता है ये 3 जो चीजें हैं, इन्हीं की वजह से मुंबई को फिलहाल इंडिया का सबसे सेफ सिटी माना जाता है औरतों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो हम दिल्ली और शहरों के बारे में नहीं कह सकते हैं, मतलब ये बहुत ही मुश्किल है। हम जानते हैं यहाँ पे बहुत खासतौर पे अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, और आप तो डीयू में ही पढ़ी हैं, तो आपने देखा ही होगा कि जो हमारे कॉलेजेस हैं उस जगह पर तो फिर भी दिन के समय में सेफ रहता है, लेकिन बहुत सारी दिल्ली की जगहों पर दिन में भी सेफ नहीं है और साफ नहीं है। और सभी लोग उबर ओला नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मुंबई में हमारी लोकल ट्रेन्स हैं, हमारी शेयर्ड टैक्सीज हैं, बसेस भी बहुत अच्छी हैं, मेट्रो भी आ गया है अब। तो इस वजह से, और स्ट्रीट लाइट्स आप देखिए, पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट्स हर जगह जली रहती है रात भर, ऐसा लगेगा कि हो रहा है, जिस वजह से बहुत सेफ्टी का एहसास होता है औरतों को। और हम तो ऐसी कंट्री से हैं जहाँ पर सूरज भर भर कर आता है, और कुछ नहीं तो सोलर पैनल्स ही हर स्ट्रीट लाइट पे बिजली के साथ लगाए जा सकते हैं, कि जब भी सोलर अवेलेबल हो तो सोलर का इस्तेमाल हो सके, नहीं तो दूसरी वाली इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो सके। जो कि मुझे नहीं पता कि पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं, और पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो इस बारे में नहीं सोच पाते। और ये बहुत ही बेसिक चीजें, आपने जो 3 बातें कही वो बहुत बहुत बेसिक हैं, पर वो ही मिलना जो है मुश्किल होता जा रहा है जी। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे इस सफर पर। एक तो आपके आगे आने वाली कहानियां या प्रोजेक्ट जो आप अब कर रही हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, खासतौर पे बच्चों के लिए आप जो करना चाह रही हैं, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो स्टोरीज हो, चाहे वो किताबें हों, और फिर आपकी कहानी। जी, तो थिएटर में फिलहाल मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कर रही हूँ, जिसका नाम है धारावी ड्रीम्स। और मैंने कुछ 1 साल पहले धारावी के एक जो एनजीओ है, धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट नाम से, वहां पे बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। तो वो सब हिप हॉप करते हैं, तो वो ब्रेकिंग, बीट बॉक्सिंग, रैपिंग, ग्राफिटी, ये सारी चीजें करते हैं। पर मैंने उनके साथ एक थिएटर प्रोडक्शन तैयार किया है, जिसमें उन्हीं की कहानियां हैं, और वो उसको हिप हॉप के जरिए पेश करते हैं, और उस प्ले का नाम है धारावी ड्रीम्स, जिसमें हम उनके सपनों की भी बात करते हैं जी। तो वो प्ले हमारा फिलहाल चल रहा है, और हम दिल्ली भी लेके आने वाले हैं उसको, गोयनका यूनिवर्सिटी में। तो ना ही अब कहते हैं ना कि आर्ट इमिटेट्स लाइफ एंड लाइफ इमिटेट्स आर्ट, तो हमारे प्ले का नाम है धारावी ड्रीम्स, जिसमें बच्चों के सपनों की बातें की गई हैं, और इस नाटक के जरिए उनके बहुत सारे सपने सच हो रहे हैं। जैसे वो पहली बार एक 3 स्टार होटल में रुके, वो पहली बार एक AC 3 टियर ट्रेन में बैठे, अब वो पहली बार फ्लाइट से दिल्ली जाने वाले हैं, वो पहली बार एक बुफे जो लगता है बड़े होटल्स में, उसका उन्होंने मजा लिया। जो कि अक्सर वो, उन्होंने मुझे बताया कि वो खिड़की से बाहर से अंदर देखा करते थे कि अच्छा लोग इतना
अच्छा अच्छा खाना और इतने बड़े बड़े बूफे में खाना हम्म, खाते हैं, इस बार हम अंदर बैठ के वो खा रहे हैं और हम खिड़की से बाहर देख रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे उनके सपने इसके जरिए साकार हो रहे हैं। और उनको, क्योंकि वो धारावी जैसी जगह से आते हैं जहाँ पे उन्होंने अक्सर देखा नहीं है कि लोगों के सपने साकार होते हैं। हम्म, हम्म, पर इस नाटक के जरिए, या जो काम धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट कर रहा है उसके जरिए, वो अब नए सपने देखने लगे हैं। हम्म, और गलत चीजों में पढ़ने की बजाय वो एक सही दिशा में बढ़ चुके हैं, जहाँ पे वो बहुत सारे, मतलब वो तो सुपरस्टार्स बनने वाले हैं बड़े होके। हम्म, हम्म, तो वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है। जी। कहानी में अगर मैं कहूँ तो एक तारा से मेरी एक किताब आने वाली है जिसका नाम है डिटेक्टिव निक्की। अरे वाह। अ, जिसमें एक 11th क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसका नाम है निक्की कौर। हम्म, और वो डिटेक्टिव बनना चाहती है। और जी। वो अलग अलग अपने केसेस अपने आस पड़ोस में सॉल्व हम्म, करती है। और अब हम्म, एक बड़ा केस आ गया है जो कि हम्म, है एक भूतनी का केस। क्योंकि शहर में एक भूतनी दिखाई देने लगी है। हाँ। अब निकी को वो केस सॉल्व करना है, पर दिक्कत ये है कि भूतनी रात में बाहर आती है और निकी को रात में बाहर जाना अलाउड नहीं ओ, वाह, ये है। तो खूब मजेदार रहेगा। इस बुक फेयर में आ जाएगी या आगे के कुछ महीनों में आ रही है? नहीं, बुक फेयर में आ जाएगी। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो आप बुक फेयर में आ रही हैं दिल्ली के? हाँ, कोशिश तो है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं ये याद रखें और नेहा से बुक फेयर में जल्दी ही मिलिए। दिल्ली का बुक फेयर 1 तारीख से शुरू हो रहा है, फरवरी में। तो बहुत बहुत शुक्रिया नेहा। अब हम आपकी कहानियों पर आते हैं। कोई भी एक पसंदीदा किताब आपकी खुद की लिखी हुई, आप जी। अगर हमें हालांकि आप हमें 2 3 बल्कि अपने लिखे हुए को सुना चुकी हैं, बट फिर भी जो है दिल मांगे मोर हमेशा ही रहता है। तो अगर आप एक और सुनाएंगी तो बहुत जी, बढ़िया जी, रहेगा। सुनाती हूँ मैं। जी। हालाँकि मेरे पास वो है नहीं, मेरे सामने वो किताब नहीं है, पर फिर भी हम्म, मैं सुनाती हूँ। तो मैंने एक सीरीज़ लिखी है एक तारा के लिए जिसका नाम है प्रशांत भैया। हम्म, अ, हाँ 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 जो कि साइकिल और प्लूटो में आ चुकी है। हाँ। क्योंकि और पहले मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग, मॉडर्न लोग, कंटेम्प्रेरी लोग जो बहुत सारे इश्यूज पे बातें करते हम्म, हैं और डिस्कशंस करते हैं, पर जब हम बच्चों के लिए लिखने बैठते हैं तो हम्म, हमें वही फूल, तितली, हम्म, इंद्रधनुष, हम्म, मछली, नाव, समंदर, यही सब, इन्हीं सब थीम्स में हमारा दिमाग हम्म, जाता है। पर हम्म, मुझे ऐसा लगता हम्म, है कि हम मेंटल हेल्थ, हम्म, LGBTQI, हम्म, हम्म, टेररिज्म, हम्म, डेथ, हम्म, इलनेस, हम्म, लोनलीनेस, हम्म, या बुलिंग, हम्म, इन सब चीजों पे हम क्यों बच्चों के लिए नहीं लिखते हैं? हम्म, क्या हमें ऐसा लगता है कि अरे बच्चे तो बहुत ही कोमल दिल के होते हैं, उनको ये सब नहीं बताना चाहिए? हम्म, पर क्या आप उनकी जिंदगी से ये सारी चीजें हटा सकते हो? क्या आप 100% गारंटी से ये कह सकते हो कि कोई भी बच्चे बुली नहीं हो रहे हैं, हम्म, किसी भी बच्चे को कोई भी मेंटल हेल्थ का इशू नहीं है, हम्म, कोई भी बच्चा LGBTQI की तरफ ओरिएंटेड नहीं है, किसी भी हम्म, बच्चे ने आज तक टेररिज्म के बारे में कभी नहीं सुना, ना देखा, ना हम्म, एक्सपीरियंस किया है? हम्म, तो जब हम ये गारंटी से नहीं कह सकते हैं और हम दुनिया से ये चीजें नहीं हटा सकते हैं, हम्म, तो फिर हम बच्चों के साहित्य से ये चीजें क्यों हटाएं? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, बल्कि ये तो बहुत ही गलत बात होगी कि जो हम्म, चीजें बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, हम्म, बट हम उनको उसके लिए कोई भाषा ही नहीं दे रहे हैं। हम्म। और कुछ तो नहीं तो बच्चों, हमारे अपने देश में भी और इतना कुछ बच्चों के खिलाफ होता रहता है जो बच्चों को भी पता नहीं लगता, क्योंकि उनके अधिकार जो है होने के बावजूद भी नहीं है। और हाँ, गाजा में जो हो रहा है बच्चों के साथ और बड़ों के साथ, वो अपना अलग वो है, लेकिन हम उस पर कोई बात नहीं करना चाहते, हम बस हर किसी को चुप कर देना चाहते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि जो लोग बच्चों के लिए लिखते हैं उनको जरूर ये सारे थीम्स एक्सप्लोर करने चाहिए। जी। क्योंकि हम बच्चों को जितना सिंपल माइंडेड मानते हैं, बच्चे हैं नहीं उतने सिंपल हम्म, माइंडेड, उनका हम्म, दिमाग बहुत अलग अलग चीजों में चलता है। हाँ। वो उनके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, हम्म, वो दुनिया को बहुत ज्यादा गौर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हर एक चीज को। हाँ। और उनको ये भी पता होता है कि ये बातें बड़ों से नहीं करनी है, हम्म, क्योंकि बड़े ये बातें हमसे नहीं करते हैं। हाँ। तो वो जो फिल्टर जो हम उनके साथ इस्तेमाल करते हैं, एक फिल्टर, वो भी हमारे साथ इस्तेमाल कर रहे इस्तेमाल होते हैं। करते हैं, तो वो बिल्कुल।
आपस में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, पर जैसे ही कोई बड़ा आ जाएगा वहां पे वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो भी तो जान चुके हैं ना कि हम वो फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट। तो इसलिए मैंने एक जो सीरीज लिखी थी प्रशांत भैया नाम से, वो LGBTQI के बारे में बात करती है, और वो बहुत ही एक हार्ड तरीके से नहीं बल्कि एक सॉफ्ट तरीके से बात करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करें या एटलीस्ट उसको पढ़े। क्योंकि हम कोई भी बात अगर बहुत जोर से या बहुत चिल्ला के बोलते हैं तो वो अक्सर हम उससे जो है अपना जो रीडर है उसको हम हटा देते हैं, फिर उस बात को कहने का कोई मतलब ही नहीं बचता है। तो आप जो भी नई बात या कोई भी नया यूनिक थॉट लाना चाह रहे हैं उसको बहुत ही कुशन तरीके से कहें या मजे के तरीके से कहें तो वो बेहतर रहेगा। तो प्रशांत भैया की सीरीज में जैसे पहली कहानी ऐसी है कि उसकी एक बहन है छोटी, और जो उसकी मम्मी, मौसी और नानी है, वो बहन के लिए लड़कियों वाली चीजें ला रही हैं, जैसे कान के झुमके ला रही हैं, नेल पॉलिश ला रही हैं, और स्कर्ट्स या घाघरे ला रही हैं। और वो लड़की को वो सब चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो एक उसको ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती है, वो अलग तरीके से जिंदगी जीती है। पर उसे पता है कि उसके जो भाई हैं उनको ये सब चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो वो भाई वो नेल पॉलिश लगा लेते हैं और इयररिंग्स पहन लेते हैं और साड़ी या स्कर्ट पहन लेते हैं। तो इस वजह से जो घर के बड़े हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है कि जो चीजें लड़कियों के लिए हैं वो लड़का हमारा पहन रहा है, जो लड़कों के लिए है वो हमारी लड़की पहन रही है। पर जो आपस में भाई बहन का जो आपस में रिश्ता है वो बहुत अच्छा है, और वो एक दूसरे को समझते हैं। तो कई बार हमें जीवन में एक इंसान भी समझ ले तो वो भी हमारे लिए काफी होता है, फिर हम उसके सहारे भी दुनिया से लड़ सकते हैं। तो ये कहानी है प्रशांत भैया वाली। तो इसमें अलग अलग कहानियां आती रहती हैं, और इसके पीछे जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग रियल लाइफ की कहानी ये है कि जब पहली बार प्रशांत भैया साइकिल मैगजीन में आई थी, तो एक बहुत बड़े कोई राइटर हैं, वो भी लिखते हैं साइकिल के लिए और अलग और जगहों के लिए भी। तो उनके पास जब इसकी कॉपी पहुंची और उन्होंने ये कहानी पढ़ी, तो उन्होंने सुशील शुक्ल जो एक तारा के एडिटर हैं उनको फोन करके कहा कि लगता है इस बार आपने कॉपी छपने से पहले ठीक से देखी नहीं। तो सुशील जी ने कहा कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि देखिए इसमें इस तरीके की कहानी आई है और इस तरीके की कहानी तो बहुत गलत है, और बच्चों के ऊपर इसका बहुत गलत असर पड़ सकता है, ये और वो। तो सुशील जी ने उनको कुछ कहा, और फिर सुशील जी ने मुझे फोन करके ये बात बताई कि एक बड़े सीनियर राइटर कह रहे थे कि अगर आप इस तरीके की कहानियां अपने मैगजीन में छापेंगे तो मैं तो आपके लिए कोई कहानी नहीं भेजूंगा। तो और हमारी पहले बात हो चुकी थी कि हम इसकी एक सीरीज बनाएंगे। तो मुझे जब ये फोन कॉल आया तो मुझे लगा आप ये बोलेंगे कि तो फिर आगे से हम आपकी इस तरीके की कहानियां नहीं छापेंगे। तो मैं तो ये बात सुनने के लिए तैयार थी। तो उन्होंने मुझसे कहा तो एक काम करते हैं, तो फिर आगे अगले इशू में भी आपकी प्रशांत भैया वाली एक कहानी छाप देते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग जो रियल लाइफ कहानियां होती हैं वो भी साथ साथ चलती रहती है, क्योंकि आप जो एक तरीके की पुशिंग द एनवेलप या पुशिंग द बाउंड्री वाली बातें करते हैं वो आपको असल जिंदगी में भी करनी पड़ती हैं। तो ऐसे पब्लिशर्स का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जो भी इतनी बहादुरी रखते हैं कि अगर कोई लेखक लेखिका इस तरीके की कहानियां लिख रहा है तो वो उसको छापते हैं और उसको रीडर्स तक पहुंचाने का उनका बहुत एक बड़ा योगदान रहता है। और क्योंकि बहुत सारे कहते भी हैं, सुशील अक्सर ये कहते रहते हैं कि जब तक हम ऐसे नैरेटिव्स और ऐसे कहानियां नहीं लेकर आएंगे जो वाकई में एग्जिस्ट करते हैं, और चाहे वो किसी को भी परेशान करने वाले हों क्योंकि उन्होंने दुनिया को उस तरह से नहीं देखा है, तो फिर वो साहित्य किस काम का? साहित्य में ही तो सब कुछ हो सकता है ना, जो हम रियलिटी से लाएं या हमारी इमेजिनेशन से लाएं। तो वो बहुत बढ़िया बात लगती है मुझे सुशील की। बट बहुत अच्छा हुआ कि आपने हमें ये कहानी का ये वाला हिस्सा भी जो रियलिटी है वो भी बताई हमें कि कैसे किसी को भी जी ऑफेंसिव लग सकता है। जी तो ऐसी तो बहुत सारी आप सुन पा रही हैं? हाँ हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, ऐसे एक
मतलब आई नीड टू पी या मम्मी सुसु वाली जो किताब है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारे पब्लिशर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि ये टॉपिक बड़ा गंदा है, डिस्गस्टिंग है, और पेरेंट्स नहीं उठाएंगे ऐसी किताब। और क्या क्या हम इसके नाम से सुसु शब्द हटा सकते हैं क्या? क्या हम इसके नाम से पी शब्द हटा सकते हैं क्या? और फिर एक पब्लिशर ने मुझसे ये भी कहा था कि जो उस पे जो इलस्ट्रेशन बना है लड़की का, 8 साल की लड़की का, उसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि क्या ये शॉर्ट्स को आप पैंट में बदल सकती हैं क्या? अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं शॉर्ट्स को पैंट में तुरंत बदल दूंगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पूछिए क्या सवाल है आपका। मैंने कहा कि यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में अगर 8 साल की लड़की की बजाय 8 साल का लड़का होता, तब भी आप मुझसे यही कहते कि इसके शॉर्ट्स को पैंट में बदल दो। तो जिस तरीके की आप सोच रखते हैं कि आपको एक लड़की के इलस्ट्रेशन में भी उसकी टांगे नजर आ रही हैं, तो आप जैसे पब्लिशर के साथ तो मैं अपनी कहानी कभी भी नहीं छप पाऊंगी। और कपड़ों को लेकर भी कितनी राजनीति हो रही है कि लड़का ये कपड़े पहनेगा और लड़की ये कपड़े पहनेगी। मतलब क्यों बचपन से ही हम ऐसा कुछ एस्टेब्लिश क्यों करना चाह रहे हैं जी। और बड़े होकर भी क्यों करना चाह रहे हैं? हम फ्रीली अपने आजादी से अपने तौर तरीकों से क्यों नहीं रह सकते हैं? हाँ, तो मुझे लगता है इवन एज आर्टिस्ट, एज राइटर्स, आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है। क्योंकि मैं चाहती तो मैं वहां पे उस शॉर्ट्स को पैंट में बदल देती और किसी को ये पता भी नहीं चलता कि पहले यहाँ पे शॉर्ट्स होते थे, अब ये पैंट हो चुका है, और मेरी किताब पब्लिश हो जाती और मेरे सीवी में एक किताब और जुड़ जाती कि नेहा सिंह की एक और ये वाली किताब पब्लिश हुई है। पर मैं खुश नहीं होती क्योंकि मुझे पता होता कि मैंने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया। बिल्कुल। और कॉम्प्रोमाइज एक ऐसी चीज पर किया है जिसमें मैं अपनी जाती जिंदगी में भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। कि मैंने बचपन से अपने पेरेंट्स से लड़ाई करी कि ये कपड़े क्यों नहीं पहनते, क्यों ये ड्रेस नहीं सकते। और हम अपने मतलब अपने आसपास के अगर सब लोगों को, सब लड़कियों को ये कहते हैं कि सवाल करो क्यों ही ऐसा ही पहनना है, क्यों ऐसा, अपने मन का क्यों नहीं पहन सकते। तो अगर मैं इस तरीके का एक एडजस्टमेंट सिर्फ इसलिए कि मेरी किताब आ जाएगी कर लेती, तो मैं उस किताब को देख के हमेशा मुझे वो पैंट ही नजर आती है और उसके अलावा कुछ नहीं नजर आता। तो इसलिए मैंने फिर 2 साल इंतजार किया एक दूसरे पब्लिशर का। और आपको इस तरीके के हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं और लेने चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आप तो फिर उन्हीं के सामने झुकते रहेंगे, उन लोगों के सामने जो कि एक ढर्रे पर चीजों को रखते आए हैं और उसी तरीके से आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप भी ऐसा ही रखें। वो बदलने मतलब वो बदलाव के लिए आए थे लेकिन खुद बदलना नहीं चाह रहे हैं। तो जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने 100 किताबें लिख ली तो आप बहुत बड़े राइटर बन गए। आप एक ही किताब लिखिए पर उसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए और आप वही कहिए जो आप कहना चाहते हैं। वो मत कहिए कि ये लिख दूंगा तो पब्लिश हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे, आज की चर्चा का, ये चर्चा चलती रहेगी पर आज का सवाल ये है कि जब बच्चे लिख रहे हैं या अभिभावक उनके लिए लिख रहे हैं या बड़े उनके लिए लिख रहे हैं या उनके शिक्षक शिक्षिका उनके लिए लिख रहे हैं, तो लिखते हुए उन्हें किस तरह की चीजें पढ़नी चाहिए या लिखनी चाहिए? मतलब वहां पर आप क्या फॉलो करती हैं? आप खासतौर पे, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह की चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए किस तरह का पढ़ना जरूरी है और लिखने के लिए किस तरह का लिखना जरूरी है? टू बी ऑनेस्ट, मेरा पढ़ना मतलब एक क्लासिकल जो पढ़ना होता है कि आप एक किताब खोल के पढ़ें, वो बहुत कम हो चुका है। क्योंकि मैं भी रील्स की मारी हूँ और मैं भी इंस्टाग्राम और गूगल और यूट्यूब और नेटफ्लिक्स और ये सब कुछ देखती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है और हमारा कंटेंट रिसीव करने के जरिए इतने बदल चुके हैं, तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और हमें ये मान लेना चाहिए कि कंटेंट पढ़ने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि आप एक हार्ड कॉपी किताब लिख के ही पढ़ेंगे तभी आप पढ़ रहे हैं। आप ऑनलाइन पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप मैगजीन्स पढ़िए, आप कॉमिक्स पढ़िए, आप अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, आप यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, आप कुकिंग वीडियोस देखिए, आप न्यूज भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी तो कहानियां ही हैं।
बिल्कुल। ऑब्वियसली एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा ना हो। बट पॉडकास्ट भी एक बहुत ही एक अच्छा मीडियम है कहानियों को सुनने का। अलग अलग देशों के, अलग अलग जगहों के लोग किस तरीके से रहते हैं, उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या पॉलिटिक्स है, उनके क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, ये सब जानने का बहुत ही अच्छा एक माध्यम है। तो मुझे लगता है कि अब ऐसा टाइम आ गया है जब आप बहुत रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यही पढ़ना होता है, ये पढ़ना नहीं होता है। और जो भी मीडियम्स हमारे सामने हैं इंफॉर्मेशन के, स्टोरी टेलिंग के, उन सबको हमें एक्सेप्ट और वैल्यू देना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि अगर आप बहुत बड़ी बड़ी नॉवेल्स या इस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं तो बहुत सारे अच्छी अच्छी मैगजीन्स भी हैं। साइकिल है, प्लूटो है, चकमक है, और भी बहुत सारी मैगजीन्स हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, मुझे तो लगता है जो कि आप उठा सकते हैं। क्योंकि आजकल हमारे पास समय भी बड़ा कम रहता है, कभी 15 मिनट ही रहते हैं, कभी 5 मिनट ही होते हैं, तो आप 5 मिनट में एक कविता तो पढ़ ही सकते हैं। तो ये रहा कि उनको क्या पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक जो टर्म है जिसका नाम है, इसका नाम ही मैं भूल गई, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो वर्जीनिया वुल्फ जिस स्टाइल में लिखती थी। तो मुझे लगता है कि जब बच्चे डायरी लिखते हैं या जर्नलिंग करते हैं, मैं भी करने लगी हूँ आजकल, तो एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कि आप बिना सोचे कि ये कहानी है या ये कविता है या ये बायोग्राफी है या ये सिर्फ एक एसे है या ये प्रोज है या ये क्या है, उसके ऊपर गौर करने के बजाय आप वही लिखिए जो आपका अंदर से, जो आप कहना चाह रहे हैं, अपने आप को लेके, अपने इमोशंस को लेके, अपने आसपास होती हुई चीजों को लेके, अपने घर में होती हुई चीजों को लेके, स्कूल या प्लेग्राउंड या ट्यूशन। मुझे लगता है कहानी कोई बहुत दूर जाके हम खोजते हैं कि परियों की कहानी या राजा की कहानी या शेर की कहानी या किसी पहाड़ की कहानी या किसी स्वामी की कहानी। पर हमारे आसपास, जैसे सुबह जब चाय बनती है घर में और उस समय घर का हर एक इंसान क्या कर रहा होता है, वो भी तो एक कहानी है ना। बिल्कुल। तो हम ये अज्यूम ना करें कि यही कहानी होती है या वो ही कहानी होती है, हर एक चीज कहानी हो सकती है। तो यही। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपका। हमारे जो साथी हमसे जुड़ पाए, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। प्रीति एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाई, हालांकि मैं प्रयास कर रही थी लगातार उनको रिक्वेस्ट भेजने की, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ऐप में अक्सर ये ग्लिचेस आ जाते हैं, तो आप आज प्रीति को नहीं देख पाए, लेकिन ऑडियंस में प्रीति हमारे साथ लगातार बनी हुई थी। अब खासतौर पे हम आपको बता दें कि हम गपोड़िए पर आज हमारे साथ जुड़ी थी नेहा सिंह, जिनकी किताबों को आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में और क्या ऐसा हो रहा है जो लिखा नहीं गया लेकिन लिखा जाना चाहिए था। तो उसे नेहा ने अपनी किताबों में शामिल किया है। तो अगर आपको जब भी मौका मिले तो आप नेहा सिंह के उन कहानियों को जरूर पढ़ें। और हम गपोड़िए पर लगातार इस सीरीज में, जिस सीरीज का नाम है साहित्य, बाल साहित्य, भाषा, शिक्षा और समाज, इसके तहत जमीनी रूप से काम कर रहे, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तित्वों को हम अपने साथ यहाँ गपोड़िए पर लाते हैं और आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं एक अनौपचारिक चर्चा के जरिए, गप्पों के जरिए खासतौर पर, क्योंकि हम गपोड़िए हैं। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप अपने साथियों को इन गप्पों का हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि गप्पे नहीं होंगे तो हम सीखेंगे कैसे। तो नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी और हमें इतनी सारी मजेदार कहानियां, कविताएं और अपनी जिंदगी के अनुभवों से जुड़ने का मौका दिया। और आप सभी अगर दिल्ली एनसीआर में हैं तो जरूर बुक फेयर में आए। नेहा भी आ रही हैं और हम भी आएंगे। हम मिलते हैं आप सभी से बुक फेयर में। शुक्रिया आप सभी का। और नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे जुड़े रहेंगे और नए नए काम सीखते समझते रहेंगे और आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया बात करके। हमें भी शुक्रिया। तो अब यहाँ से चलते हैं और कहीं और ऑनलाइन और फिजिकल स्पेस में मिलते हैं। नमस्कार आप सभी को। बाय बाय। बाय 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 नेहा। बाय प्रीति, शुक्रिया।